हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैटर, कोई भी मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, डुअल नेचर होता है। एक वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और दूसरा वो एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ये इस हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि किसी भी मैटर के पास डुअल नेचर है, और उस मैटर को, उस नेचर को हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर या फिर वेव नेचर। अब ये जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है, इसको इस मैथमेटिकल इक्वेशन से बताया गया है। यहाँ पर लैम्डा मेरा है वेवलेंथ, ये है मेरा वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ मैटर। ये h है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मेरा मास और v है मेरी वेलोसिटी। ठीक है, ये किसी भी मैटर के ऊपर अब एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि जैसे ही मेरा यहाँ पर जो मेरा वेवलेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड मेरा वेवलेंथ जो है इट इज मेरा यहाँ पर जो मेरा वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और मुझे पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मेरा मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम। ये तीन केसेस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली बात है कि जैसे ही मेरा मास इंक्रीज करेगा तो मेरा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या बताता है? मेरा वेव नेचर। वेवलेंथ यही बताता है कि मेरा जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर में ज्यादा रहेगा या फिर वेव नेचर में ज्यादा रहेगा। अगर मेरा मास इंक्रीज करता है, जैसे m मेरा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। और एज अ रिजल्ट अगर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स नेचर में हम आराम से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें तो फिर उनके मासेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनके वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटे होते हैं। इसलिए ये हमारे जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं दे डू नॉट शो द डुअल नेचर, क्योंकि इनका पार्टिकल नेचर जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। इनका पार्टिकल नेचर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये किसके लिए होता है? ये फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन हम इस डुअल नेचर को इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा है। इलेक्ट्रॉन का मास आता है ऑलमोस्ट 9.1 × 10⁻31। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मास बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसका वेवलेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा आता है, और इसकी वजह से यहाँ पर डुअल नेचर जो है वो एप्लीकेबल है। मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इट शोज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज डुअल नेचर, वेव नेचर। अब यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये दो मेरे फिनोमिनन है जो बताते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल। ठीक है, डिफ्रैक्शन और मेरा अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो फिनोमिनन ऐसे हैं जो बताते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है इट इज एक्टिंग एज अ वेव। ठीक है, अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट फिनोमिनन पर, जो है मेरा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट साइमल्टेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसके हिसाब से ये है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना ज्यादा छोटा है कि हम लोग इसका पोजीशन, हम इसके पोजीशन और मोमेंटम को एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग इसको एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबिलिटी दिखाता है ओनली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, only for subatomic particles। ठीक है, अगर इसका हम लोग एप्लीकेशन देखें, अगर इसका एप्लीकेशन देखें फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए देखें तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हो जाता है क्या? यहाँ पर इनका जो मास है, इनका मास जो है, इनका मास
और इनकी वेलोसिटी या फिर इनकी मोमेंटम इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग इनके दोनों के दोनों मतलब पोजीशन एंड मोमेंटम इन दोनों को हम लोग एक साथ हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको एक साथ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो मैथमेटिकली इसको कैसे करके बताया गया है। मैथमेटिकली जो मेरा हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बताता है मेरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये क्या है, डेल एक्स है मेरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसको हम लोग h/4π, ये है मेरा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके और भी कई सारे फॉर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं, मुझे पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो होता है मेरा, यहाँ पर लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है मेरा मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मैं इसका मास तो मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो फिर अगर इसके अनसर्टेनिटी लूं तो इसकी अनसर्टेनिटी आएगी ऑन द वेलोसिटी। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर मेरा ये ऐसे बन जाएगा डेल एक्स इंटू एम डेल वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। यहाँ पर v क्या है, v है मेरी वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, डेल्टा v हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये कुछ ऐसा बन सकता है मेरा h/4π m। ये एक और रिलेशन आ गया, ये एक और रिलेशन आ गया। अब इसमें एक और फेमस रिलेशन है जो कि है मेरा एनर्जी और टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम का अनसर्टेनिटी रिलेशन। ये एनर्जी वर्सेस टाइम का अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये रिलेशन बताता है डेल्टा ई डेल्टा टी इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब इसका अगर हम लोग डेरिवेशन देखें तो कुछ ऐसा होगा, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन मूविंग है, कोई भी पार्टिकल अगर मेरा मूविंग है तो फिर उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ½ mv²। इसको हम डिफाइन करते हैं एज ई। ठीक है, ये हो गया एज ई। अब इस ई की अगर मैं अनसर्टेनिटी लूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो ये मेरा कुछ ऐसे आएगा m × 2v। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया डेल वी। सो ये आ जाएगा मेरा, ये 2 से 2 कट जाएगा, सो ये आ जाएगा mv डेल v। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m डेल v इंटू वी। ऐसे लिखने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है मास मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो अगर मेरी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ रही तो इसको मैं अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम बता सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा कुछ ऐसा बनेगा डेल ई इक्वल्स टू डेल टी इंटू वी, डेल टी मल्टीप्लाइड बाई वी। अब अगर मुझे वेलोसिटी करनी है तो मुझे वेलोसिटी पता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हो सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर इस चीज को, इस v को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मेरा डेल्टा ई बन जाएगा यहाँ पर डेल टी इंटू, यहाँ पर v की जगह हम लोग डेल x बाई डेल टी लिख सकते हैं। इस डेल टी को इस साइड लेकर जाएं तो ये बन जाएगा मेरा डेल ई डेल टी इक्वल्स टू डेल टी डेल x। मेरा जो ओरिजिनल रिलेशन था वो क्या था, डेल x डेल p इज ग्रेटर देन h/4π। बस यहाँ पर मुझे वही रिप्लेस करना है, तो फिर यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा डेल e डेल t विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। सो ये हो गया मेरा एनर्जी टाइम की अनसर्टेनिटी प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर
तीन रिलेशन आते हैं, एक तो हो गया पोजीशन मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, दूसरी हो गई मेरी पोजीशन एंड वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, और तीसरी हो गई एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटी, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। बात आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ अज्यूमिंग ऑल हैविंग सेम वेलोसिटी। तो मुझे पता है डी ब्रॉय जो वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला है h/mv। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी मेरी सेम है, ये मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर रिलेशन आएगा जो मेरा वेवलेंथ है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब इन चारों की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा मास मेरा होता है इलेक्ट्रॉन का, सबसे छोटा मास होता है मेरा इलेक्ट्रॉन का। सो जितना छोटा मास होगा उतना ही ज्यादा मेरा वेवलेंथ होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following graphs correctly represents the variation of particle momentum with de Broglie wavelength? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि वेवलेंथ और मोमेंटम का ग्राफ कैसा होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरा लैम्डा है, इक्वेशन लिख लेते हैं, लैम्डा है मेरा h/p जो होता है मेरा h/mv, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी, ये क्या है मेरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। सो ऑप्शन डी तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। एक और कंडीशन यहाँ पर आती है कि बाई चांस अगर मेरा होता लैम्डा वर्सेस p, अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होता लैम्डा वर्सेस p, सो ये ग्राफ कैसा आता, सो इन दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा आता, ऐसा आता, और इसे हम कहते हैं, इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से मेरा कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि यहाँ पर ये लैम्डा वर्सेस 1/p का ग्राफ है जो कि गलत है। आ जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x इन 10 जूल ऑफ एनर्जी सोर्स इज। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है एक फोटोन का, जो प्लैंक ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसके हिसाब से एक फोटोन की एनर्जी होती है मेरी h न्यू फॉर 1 फोटोन, फॉर 1 फोटोन, ठीक है। अगर मुझे अभी n फोटॉन्स चाहिए फॉर n फोटॉन्स, अननोन फोटॉन्स फॉर n फोटॉन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा इक्वल्स टू nh न्यू। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, nh न्यू होता है मेरा c/लैम्डा, और यहाँ पर मुझे पता है वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर जो होता है वो होता है मेरा 1/लैम्डा। तो यहाँ पर वेव नंबर को डिफाइन किया गया है x से, सो इसको हम लोग डाल देंगे x, तो ये बन जाएगा मेरा कुछ nhcx, ठीक है। ये है मेरी एनर्जी की इक्वेशन। अब एनर्जी दिया गया है मेरे पास 10 जूल, सो यहाँ पर मैं बैठाऊंगी जस्ट 10 जूल, 10 इक्वल्स टू nhcx, और यहाँ पर मुझे क्या पता करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब मुझे n पता करने हैं, तो n विल बी 10/hcx, as simple as that। so इसका हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ पार्टिकल इज 10 to the power minus 10 gram and its radius is 2 into minus 4 centimeter. Its velocity is 10 to the power minus 6 with uncertainty in measurement. अब जहां पे भी वर्ड आता है uncertainty, मतलब यहाँ पर मुझे हाइजेनबर्ग्स uncertainty प्रिंसिपल यूज करना है। यहाँ पर दिया भी गया है कि मुझे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं मास जो गिवन है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। मास मेरा गिवन है 10 to the power minus 10 ग्राम। यहाँ पर मेरा आंसर मीटर है, तो सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको हम लोग हमारे SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है मेरा 10 to the power minus 13 kg। रेडियस कितना दिया गया है, यहाँ पर रेडियस है मेरा 2 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर इसको रेडियस की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि रेडियस की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैं यूज़ करती हूँ उसमें सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम होता है। अब भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी दिया गया है यहाँ पर 10⁻⁻6 सेंटीमीटर सेकेंड, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी यहाँ पर दिया गया है 0.001% ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में है अनसर्टेनिटी 0.001 की। सो यहाँ पर मेरा जो डेल्टा वी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा इस परसेंटेज को हम लोग इस अनसर्टेनिटी को हम लोग मेजर करेंगे इस वेलोसिटी के साथ। सो ये आ जाएगा मेरा 0.00001% ऑफ v। सो ये आ जाएगा मेरा 0.0001/100 ऑफ 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। सो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा v आ जाएगा मेरा 10⁻⁻14। ये है मेरा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन करना है, हाइजेनबर्ग से यूज करेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से पोजीशन और वेलोसिटी वाला रिलेशन। तो पोजीशन और वेलोसिटी वाला रिलेशन क्या था, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। यहाँ पर कहीं पे भी रेडियस का बात नहीं किया गया है, तो फिर यहाँ पर रेडियस की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यूज करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, xv इक्वल्स टू h/4πm, और मुझे पता करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो ये आ जाएगा 4πm मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसके वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो मेरे डेल्टा x की वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है 5.2 × 10⁻⁻8 मीटर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया मेरा ऑप्शन ए, ये हो गया मेरा ऑप्शन A. So option A will be our correct answer. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If an electron is traveling at 200 meter per second with 1 meter per second uncertainty, what is the theoretical uncertainty in position in micrometers? मुझे आंसर लाना है माइक्रोमीटर्स में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर विद इन 1 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू पहले से दी गई है, तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड मेरा वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी ही बता रहा है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे जस्ट पता करना है अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। मुझे रियल पोजीशन नहीं पता करनी, मुझे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता करनी, मुझे ये पता करना। तो इसका काम कुछ है नहीं, इक्वेशन ये किसी काम का नहीं आएगा, हाइजेनबर्ग्स यूज कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4πm, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके हम लोग अगर मिनिमम थ्योरेटिकल पोजीशन यूज करेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h/4πm इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पर m क्या है, m है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kgs। अब इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है 58 पिकोमीटर, 58 पिकोमीटर। यहाँ पे मैंने डेल्टा वी की सिर्फ वैल्यू यूज की है, सिर्फ डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पर काम आएगा, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड का काम है, जो 200 मीटर पर सेकेंड जो दिया गया है वैल्यू, वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.